नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज 1 मई के जो प्रश्न है जो हमने सुबह आपको दिया था उसके उत्तर लेखन के विषय में। ठीक है, प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार और मुद्रास्फीति के प्रभाव। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 175 शब्द में लिखना था। आइए जानेंगे हम कि मुद्रास्फीति क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और क्या-क्या इसके प्रभाव हैं। हर चीज़ इसका डिटेल में जानेंगे ताकि आप जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे तो वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर जो है बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो उस दशा जिसमें एक देश की मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। मतलब अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है लेकिन सामान आप कम खरीद पा रहे हैं तो वो क्रय क्षमता में कमी होती है। ठीक है, तो यही जो है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। इससे लोगों के बचत पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब लोग बचत करना कम कर देते हैं। ठीक है, चूँकि उपभोग महँगा हो जाता है तो बचत जो है स्वतः कम हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ जो अ, उपयोग करने की जो वस्तु है उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है और इसके कारण जो है बचत जो है कम हो जाती है। तो ये है मुद्रास्फीति। इसी क्रम में किसी मुद्रा को अर्थव्यवस्था में प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। कैसे बाहर कर देते हैं? जैसे-जैसे मूल्य जो है बढ़ता है तो मुद्रा की जो क्रय क्षमता है वो कमी आ जाती है उसमें, तो अंततः जो है क्रय क्षमता जो है शून्य हो जाती है। इससे उस मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर कर देते हैं। जैसे कि भारत में अब 50 पैसे का जो सिक्का है वो जो है मुद्रा जो है प्रचलन से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसकी जो क्रय क्षमता है वो जो है शून्य हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से मतलब जब कभी भी मुद्रास्फीति अधिक बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की जो मुद्रा होती है, उसको अर्थव्यवस्था के प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है? तो भारत में अभी 50 पैसा जो है, उसका जो है प्रचलन से बाहर हो चुका है। 50 पैसे की मुद्रा को अभी भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है तथा ₹10 तक के भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है? तो ये अगर आप जो है ₹10 तक का अधिकतम भुगतान करना चाहते हैं, तब इस 50 पैसे के उपयोग आप जो है कर सकते हैं। मतलब ये कि जो छोटे बच्चे हैं, जो गुल्लक में अगर पैसे जमा करते हैं या जिनके पास जो है अधिकतम ₹10 है, तो ₹10 का भुगतान जो है इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा के मतलब भुगतान में इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो उसका जो सबसे छोटा जो भी पैसे का जो चलन रहेगा, वो धीरे-धीरे जो है उसकी क्रय क्षमता कम होते जाएगी और वो शून्य हो जाएगा और उसका प्रचलन से उसको मुद्रास्फीति में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है? अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है? तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के जो है 3 प्रकार हैं। पहला है मांग जनित या मांग प्रेरित, जिसको अंग्रेजी में डिमांड पुल कहेंगे। ठीक है? दूसरा है लागत जनित या लागत प्रेरित, जिसको कॉस्ट पुश कहेंगे। ठीक है? यहाँ पर डिमांड पुल है और कॉस्ट पुश है। ठीक है? और तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो ये 3 प्रकार के हैं। ये क्या है? कारण के आधार पर हैं। ठीक है? अब एक-एक करके हम देखते हैं। मांग जनित जो मुद्रास्फीति है या मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मांग जनित जो है या डिमांड पुल जो है इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। कब? जब वहाँ मांग बढ़ जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह जो है या तरलता जो है बढ़ जाती है, तब उपभोक्ता के पास जो है अधिशेष धनराशि बचती है। लोगों के पास यदि अधिक मात्रा में पैसा पहुंच जाता है तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग का उद्देश्य जो है हो जाता है। लोग जो है खर्चा ज़्यादा करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था में जो है डिमांड जो है बढ़ जाता है। कोई भी वस्तु है उसकी मांग जो है बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए मांग का सही समय पर अगर आपूर्ति नहीं हो पाता है, यानी प्रोडक्शन जो है स्पीड जो है स्लो है मांग की अपेक्षा, तो मूल्यों में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो सामान या वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। इसे मांग जनित या मांग प्रेरित इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा का प्रवाह अधिक होने का सामान्य कारण हो सकता है। अब ये किन कारणों से अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा का जो प्रवाह है वो बढ़ता है? तो लोगों की आय में बढ़ोतरी हो जाती है, रोजगार में अतिरिक्त अवसर मिल जाते हैं लोगों को, बैंक से आसानी से लोन जो है कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति हो जाती है और सरकार के सार्वजनिक व्यय में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है? सरकार के सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इन कारणों से जो है लोगों के पास जो है पैसा
बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है लागत जनित या लागत प्रेरित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी के कारण कॉस्ट पुश जो है इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। इसका मांग से अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। यदि कच्चे माल या अन्य ऐसे किसी प्रकार के उत्पादन के व्यय में बढ़ोतरी, मतलब जो प्रोडक्शन है, जब कोई वस्तु बन रहा है तो उसके उत्पादन के समय जो व्यय लग रहा है उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, जब वो बन रहा है तब जो है अंतिम उत्पादित जो वस्तु होती है, जो प्रदान की गई सेवा होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है महंगी हो जाती है। तो यही है लागत जनित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उदाहरण के लिए देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जैसे महंगा हो जाता है तो डीजल जो है महंगा हो जाएगा। अब डीजल चूंकि हर उत्पादन प्रक्रिया में उसका प्रयोग करते हैं तो डीजल जो है सर्वप्रमुख ईंधन है, और इसके महंगे होने से हर चीज़, हर वस्तुएं या सेवाएं जो है ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद जो है थर्ड जो टाइप है हमारा वो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त होने और मांग भी सामान्य रहने की स्थिति में भी मूल्यों में संरचनात्मक कार्य से बढ़ोतरी हो जाती है। अब ये क्या है, संरचनात्मक समस्याओं के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, तो भंडारण में कमी, ठीक है, भंडारण का सही ना होना, परिवहन सुविधा की कमी जिससे लेट लतीफ़ी होगी और उसके बाद फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ये सब मुख्य हैं, जैसे कि जमाखोरी, कालाबाजारी, ठीक है, व्यावसायिक समूहीकरण के कारण भी ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, ठीक है, ये जनरली नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी आपको जानना जरूरी है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछ दिया जाए तो आपने इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप चलिए देखते हैं क्या है ये दर के आधार पर मुद्रास्फीति। मतलब इसमें मुद्रास्फीति के बढ़ने के दर के आधार पर इसको 4 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। तीसरा है भागती हुई, और आखिरी में है चरम मुद्रास्फीति यानी हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला देखेंगे रेंगती हुई। जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% तक होती है तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है, ये पॉइंट नोट करने योग्य है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यही प्रारूप जो है उपस्थित होता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग जो है कायम है, मतलब डिमांड जो है कायम है, और उपभोग हो रहा है, और आर्थिक समृद्धि भी होती रहेगी। ठीक है, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति, ये 3 से 10% के बीच रहती है, तब इसको वॉकिंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह जो है एक सामान्य स्थिति है, जैसे कि भारत है, तो यहाँ पर जो है 3 से 10% के बीच में यहाँ जो है वॉकिंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मांग, लागत और संरचनात्मक तीनों प्रकार के कारक उपस्थित होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कारक हैं यहाँ पर, और यही बात इसका संकेत है कि मुद्रास्फीति को अब जो है नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब इस पोजीशन में मुद्रास्फीति पहुंच जाती है तब ये मतलब है कि इसको तुरंत जो है कंट्रोल किया जाए। इसके बाद होता है रनवे इन्फ्लेशन यानी भागती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक और 30% के बीच में रहती है तब इसको रनवे इन्फ्लेशन या भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये दर्शाता है कि इन्फ्लेशन नियंत्रण से बाहर जा रहा है और इसको नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, चरम मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाती है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति को हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर लागत प्रेरित, मांग प्रेरित एवं संरचनात्मक तीनों ही कारक अपने चरम पर होते हैं, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। तो ये हो गया टाइप इसके। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसके बाद फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए सूचकांकों का प्रयोग होता है। ठीक है, इंडिकेटर का प्रयोग होता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए 2 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य, चूंकि जो वर्ल्ड यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, होल
सेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक है कि गणना में मूल्य संबंधित जो आंकड़े हैं ये थोक बाजार के स्तर से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसमें जो आंकड़े हैं थोक बाजार से किए जाते हैं, तो इनको एकत्रित करना सरल होता है। साथ ही मूल्यों के संदर्भ में पूरे देश में समानता इसमें देखी जाती है। WPI की जो गणना है इसके अंतर्गत एक बास्केट का प्रयोग करते हैं। बास्केट का मतलब ये हो गया कि एक लिस्ट है जिसमें आपके सामान का लिस्ट इसमें डाल देंगे कि इतने इतने चीज़ों को जो है थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बास्केट है। तो उस बास्केट का प्रयोग किया जाता है जिसमें मात्र वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है। इसमें बास्केट में हर 5 से 10 वर्ष में संशोधन किया जाता है, मतलब इस लिस्ट को ऐड या रिमूव किया जाता है। वर्ष 2014 से पहले RBI मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको जो है उपयोग करता था। ठीक है, प्रमुख मानता था। इसी आधार पर मौद्रिक नीतियां जारी करता था। कौन? RBI 2014 से पहले। उसके बाद जो है उर्जित पटेल की समिति के सुझाव के आधार पर 2014 से CPI को यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रमुख माना गया, क्योंकि जो लोग हैं वर्तमान में उन लोगों का सही आंकड़ा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए पता चलता है, ना कि इसके जरिए। ठीक है, कि वास्तव में जो व्यक्ति है वो सही उपभोग किन किन चीज़ों का कर रहा है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए आप जो है ज़्यादा जान पाएंगे। थोक में क्या है कि एक मुश्त जो है इसका डेटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, इसलिए 2014 से जो है इसको प्रमुख सूचकांक माना गया है। वर्तमान में मौद्रिक नीतियां CPI के आंकड़ों पर जो है आधारित। जब मॉनिटरी पॉलिसी जो है जो बैंक जारी करता है RBI, तो ये भी इसी CPI के आंकड़ों के आधार पर जो है जारी करता है। ठीक है, अब एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, जो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो विरले टाइप के आते हैं उसमें यह पूछ सकता है। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या है? WPI के इस बास्केट में कुछ वस्तुओं का जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका एक बास्केट है। बास्केट का मतलब उसमें जो वस्तुओं का जो लिस्ट है उसमें कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर आता है जब महंगाई बढ़ती है, जबकि कुछ वस्तुओं का जो मूल्य है वो उसी समय नीचे आ जाता है। जिन वस्तुओं का मूल्य ऊपर आता है वह इस सूचकांक को ऊपर की ओर खींचते हैं, जिन वस्तुओं का मूल्य नीचे आता है वो इसको जो है इस सूचकांक को नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे की खींचतान जब इसमें होती है मुद्रास्फीति में, तब जो है इसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। और ये वर्ड ये जो है मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक है, उसके बास्केट के जो सामान हैं उनके वस्तुओं के उतार चढ़ाव से रिलेटेड है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं तथा कुछ प्रमुख सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। ठीक है, थोक बाजार और खुदरा बाजार दो प्रकार का होता है। तो खुदरा मतलब जहाँ जो सामान्य व्यक्ति है वो कोई सामान लेता है, ठीक है, जा करके, तो वो खुदरा बाजार होता है। ठीक है, तो इसके स्तर पर जो है मापा जाता है। क्योंकि खुदरा स्तर पर मूल्यों में अत्यधिक असमानता देखी जाती है, इसलिए इसकी गणना के लिए आंकड़े एकत्रित करना जो है कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि 2014 से पहले जो है CPI को महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, उर्जित पटेल की जो सिफारिश है उसके द्वारा जो है 2014 के बाद जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो है गणना होती है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत 4 प्रकार के सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। जो औद्योगिक श्रेणी के जो वर्कर हैं उनके लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एरिया, और जो शहरी इलाकों में जो श्रमिक रहते हैं जो औद्योगिक से अलग हैं उनके लिए अलग रहता है। और रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो वर्कर हैं उन लोगों के लिए अलग CPI रहता है। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड होता है एक ठो जो इन सभी मतलब वर्करों के लिए एक साथ जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार है, चारों को आपको याद रखना है। एक औद्योगिक है, एक शहरी है, एक ग्रामीण है और एक कंबाइंड है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल क्या होता है? इसको श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये बस अलग है, जिसको श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। किसको? इंडस्ट्रियल जो वर्कर है उनके लिए जो सीपीआई है उसको। इसकी गणना के लिए आधार वर्ष जो है 2013 से 14 रखा गया है, और इसी के आंकड़ों के आधार पर जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका जो महंगाई भत्ता है, ठीक है, वो भी इसी से तय होता है। जो डियर अलाउंस है वो इसी से तय होता है। इसकी गणना के लिए आंकड़े कुल 78 औद्योगिक क्षेत्रों से एकत्रित किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है कि अग आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन सा विभाग जारी करता है, ठीक है। तो आप इसमें जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को आंसर ले लेंगे, लेकिन इसमें जो है श्रम ब्यूरो के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया जाता है। दूसरा चीज़, इसमें सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो भी यहीं से तय होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आधार वर्ष जो है 2013-14 इसमें है। किसके लिए? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है अन्य जो 3 हैं, इसके पहले जो हमने 3 पॉइंट और पढ़े हैं, उनके लिए जो गणना है वो आधार वर्ष जो है 2011-12 रखा गया है। इसके पहले 2007-8 था, ठीक है। तो ये 11-12 किया गया है, और इसकी गणना सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं? ये जो सीपीआई फॉर अर्बन एरिया के लिए और ग्रामीण इलाके के लिए और कंबाइंड, ये 3 के लिए जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका गणना करता है, और इसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है। सीपीआई अर्बन के लिए आंकड़े 310 शहरों से, रूरल के लिए 1183 गांव से एकत्रित किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सीपीआई कंबाइंड इन दोनों का औसत होता है। अब यही दो हैं जो अर्बन और रूरल, इनका कंबाइंड निकलता है सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। इसकी गणना के लिए भी एक बास्केट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक भार खाद्यान्न और पेय पदार्थ का होता है, ठीक है। इसको 6 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 6 हिस्से हैं: खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ, पान सुपारी तंबाकू, आवास, ठीक है, वेडिंग, वस्त्र, जूते चप्पल, ईंधन एवं ऊर्जा, अन्न, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन। ये 6 प्रकार के वस्तुएं हैं जो इसके बास्केट में कैलकुलेट करते हैं। जो सीपीआई जो रूरल एरिया है उसके लिए, और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी और के लिए जो है ये जो कैलकुलेशन होता है, तो उसमें 6 पॉइंट को इनको रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर जो है लाइक और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर जो है कम समय में लिखने का प्रयास करें, संक्षिप्त में लिखें, ठीक है। आपका हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जो है अपने आंसर को राइटिंग करके वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे उनका ज़रूर जो है वीडियो में मैं उसको मेंशन करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।